हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एक न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो लोग आपस में बातें कर रहे थे किसी रेड ट्रेयर के बारे में। और ये बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग उस ट्रेयर को सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें भी सर्च करना चाहिए। अगर वो ट्रेयर हमें मिल गया तो कितना अच्छा होगा। इतने में हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी। तो उसका साथी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैंने इस बारे में सुना है कि 4 मेजर सेक्ट फेरीलैंड की तरफ जा रहे हैं उसी ट्रेयर को ढूंढने के लिए। और ये बात सुनते हुए वो पर्सन जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं जो कि अपने मॉस्किटो पर बैठ कर ही लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड की तरफ जाता है, क्योंकि उसे कुछ बीट्स की जरूरत थी। अब तेजू ये सोच रहा था कि आने वाली बैटल में मुझे फुली प्रिपेयर रहना होगा और मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि मैं इस बैटल को जीत सकूं। और इसके साथ ही तेजू अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स में पहुंच चुका था। लेकिन तभी हम तेजू के मॉस्किटो को देखते हैं जो कि काफी वियर्ड बिहेव कर रहा था और फिर इधर उधर भी देख रहा था कि जैसे वो किसी चीज को सेंस कर पा रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम मॉस्किटो को देखते हैं जो कि ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था और तेजू भी उसे देखकर हैरान था कि आखिर ये मॉस्किटो करने क्या वाला है। अब हम उस मॉस्किटो को देखते हैं जो कि एक क्रैक की तरफ चला गया था और हम देखते हैं कि उस क्रैक में से गोल्डन कलर का एक थ्रेड बाहर आता है। वो देखने में एक स्पिरिचुअल थ्रेड ही लग रहा था। और तभी मॉस्किटो तीजू के पास वापस आते हुए उसे ये बताता है कि उसे वो थ्रेड चाहिए। इस पर तीजू कहता है कि अगर तुम्हें ये थ्रेड चाहिए तो मैं तुम्हें ये जरूर लेकर दूंगा। और उसके बाद अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल थ्रेड को अपने पास ले आता है। और तीजू जैसे ही उसे देखता है तो वो देखने में बिल्कुल किसी स्नेक की तरह ही लग रहा था। तभी तीजू अपनी पावर्स का यूज करते हुए सबसे पहले उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है ताकि उसकी लाइफ खत्म होने के बाद मॉस्किटो बहुत ही आसानी से उस स्पिरिचुअल थ्रेड को खा सके। और कुछ ही देर में उस थ्रेड ने मूव करना भी बंद कर दिया था। तभी तीजू उस थ्रेड को अपने मॉस्किटो को दे देता है। अब कुछ ही देर में वो मॉस्किटो उस स्पिरिचुअल थ्रेड को खा चुका था, लेकिन जैसे ही वो उस थ्रेड को खाता है तो हम देखते हैं कि मॉस्किटो की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगी थी। और ये देखकर तीजू भी हैरान होने लगा था कि आखिर इसको क्या हो गया। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हम मॉस्किटो को देखते हैं जो कि एक गोल्डन मॉस्किटो में बदल चुका था। अब तीजू जैसे ही मॉस्किटो की बॉडी से निकल रहे ऑरा को देखता है तो वो हैरान होते हुए सोचने लगा था कि ये थ्रेड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो मॉस्किटो के लिए और भी थ्रेड्स लेकर आएगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और सेकंड बॉडी को वो उस क्रैक की तरफ भेजता है ताकि वो और थ्रेड्स लेकर आ सके। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि सेकंड बॉडी और ज्यादा थ्रेड्स को लेकर आ चुकी थी और तीजू उन सारे थ्रेड्स को भी मॉस्किटो को खाने के लिए दे देता है ताकि वो मॉस्किटो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। अपने मॉस्किटो को इतना ज्यादा पावरफुल होता देखकर हम तीजू को देखते हैं जो कि मॉस्किटो से कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करने लगा था और अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को बना देता है और वहां से एक और जगह पर आ चुका था। और हम देखते हैं कि उसके सामने अभी भी कोई टेलीपोर्टेशन एरे ओपन था, लेकिन तीजू ये बोल रहा था कि उसके पास अभी इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है कि वो यहाँ पर रुक सके। और इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि ह्यूमन के साथ रहकर मैंने एक मिस्टेक की थी, लेकिन इस बार मैं वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और मैं दोबारा से बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई मुसीबत मेरे सामने आए। मैं खुद क्यों कहूंगा कि आ बैल मुझे मार। इसके साथ ही तीजू ये भी बोलता है कि एंशिएंट माउंटेन के अंदर जो बुक मौजूद थी उसके अंदर इस कैलेमिटी के बारे में लिखा हुआ था। इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद हम उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर का ऑरा आने लगा था और वो डार्क ऑरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। और इसके साथ ही हम तीजू को देखते हैं जिसने अपने उस रेड फ्लैग को भी बाहर निकाल लिया था। अब तीजू वहाँ पर बैठकर अपनी प्रैक्टिस करते हुए उस फ्लैग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि ये बैटल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है और मेरे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तीजू फ्लैग को देखते हुए भी ये सोचने लगा था कि मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा पावर देनी होगी ताकि फेरीलैंड में ये मेरा साथ दे सके। अब तीजू ने अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उसे अपने रेड फ्लैग के ऊपर ही वो अब्सॉर्ब करवा रहा था और इसके साथ ही वो अपनी रेड लाइटनिंग को भी समन कर लेता है। हम देखते हैं कि वो रेड लाइट ऊपर आसमान की तरफ ही जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि आसमान से भी रेड लाइटनिंग आने लगी थी जो कि तीजू की पावर से आकर टकरा रही थी। ये देखते हैं तीजू काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और सोचने लगता है कि आखिर ये अचानक से हो क्या रहा है।
इसके साथ ही तीजू अपने रेड फ्लैग की तरफ देखता है और कहने लगा था कि यहाँ पर जो क्लेमिटी होने वाली है मुझे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी पावर को एक दफा फिर से यूज करूंगा। अब कुछ ही देर में हम तीजू को देखते हैं जो कि इलेक्सियर्स को पीने लगा था और इलेक्सियर्स को पीने के बाद वो दोबारा से अपने प्रैक्टिस को और कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और अपने उस रेड फ्लैग को बहुत ही ज्यादा पावर देने लगा था। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो फ्लैग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि तीजू अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उस फ्लैग को पकड़ता है और जैसे ही उसको मूव करता है तो उस फ्लैग में से इतनी ज्यादा एनर्जी और इतना ज्यादा ऑरा हर तरफ फैल चुका था कि वहां पर मौजूद बड़े बड़े स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और तीजू अपने फ्लैग को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि अब मैं इसको बहुत ही आसानी से कहीं भी यूज कर सकता हूँ और मुझे किसी से डरने की जरूरत भी नहीं होगी। अभी तीजू ये सारी बातें सोच ही रहा था कि उसे कोई पर्सन याद आता है जिसे वो लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में पहले भी मिल चुका था और उसी पर्सन ने उसे एक बैनर रिंग दिया था और इस पर्सन ने ये भी बोला था कि ये रिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस पर्सन ने ये बोला था कि इस रिंग का यूज करते हुए तुम किसी भी किस्म के बीस्ट को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये रिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, तो अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी होगी तभी तुम इसको यूज कर सकते हो। तुम जितने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी बॉडी से जाया होगी। अब हम तीजू को देखते हैं जो कि अपने उस रिंग को बाहर निकाल लेता है और उस रिंग को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है इस रिंग को यूज करने का सही वक्त आ गया है। और ये कहकर तीजू बहुत ही तेजी से वहां से आगे बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि तीजू के सामने बहुत सारे स्टोन्स भी आते हैं जिसको वो इजिली क्रॉस कर रहा था और सोचने लगता है कि क्या यहाँ से सारे स्पिरिट पीस जा चुके हैं। तीजू बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन इतने में तीजू को वहां पर दो स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। उनमें से एक थंडर टोड था और दूसरा भी कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल ड्रैगन था। अब तीजू वहां पर रुकते हुए उन दोनों की फाइट को देखने लगा था, जहां पर वो देखता है कि थंडर टोड अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ठंडर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका था, लेकिन थंडर टॉड यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद उसने कसम खा ली थी कि वो उसको खत्म करके रहेगा। उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीगू की भी एंट्री हो चुकी थी जो कि उस फाइट को देखते हुए कहता है कि बॉस ये तो बहुत ही मजे का सीन है, ये फाइट तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी तीजू उसकी बात सुनते हुए बोलता है कि मुझे ये स्पिरिचुअल टॉड बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है इस स्पिरिचुअल ड्रैगन के मुकाबले में। अब हम थंडर टॉड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था और वो ड्रैगन को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था और वो जानता था कि अब वो ड्रैगन उसके ऊपर किस तरह से अटैक करने वाला है। इसीलिए जैसे ही ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो थंडर टॉड ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर दिया था। कुछ ही देर में वो स्पिरिचुअल ड्रैगन भी खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगा था और उन दोनों की फाइट एक दफा फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हम लीगो को देखते हैं जो कि तीजू की तरफ देखते हुए समझ गया था कि आखिर तीजू के दिमाग में चल क्या रहा है और फिर वो तीजू से कहता है कि बॉस क्या आप इसको कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर तीजू अपनी आंखों के इशारे से ही हाँ बोल देता है और लीगो समझ गया था कि उसका तुक्का बिल्कुल ठीक निकला। इसके बाद हम थंडर फ्रॉग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और तीजू डिसाइड करता है कि वो थंडर फ्रॉग को ही कलेक्ट करेगा। वो ड्रैगन बार बार उस फ्रॉग के ऊपर अटैक किए ही जा रहा था। वो टोड एक जगह पर बैठ जाता है और उसके बाद वो आगे चलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो गुजर नहीं पाया था क्योंकि उसकी पावर खत्म हो रही थी। और तीजू सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द इसी टोड को ही कलेक्ट करना होगा। और वो टोड भी समझ गया था कि अगर कुछ देर और यहाँ पर बैठा रहा तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। तीजू वहाँ पर अपने रेड फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और फैसला करता है कि अब वो इस टोड को कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो अपने सामने एक फॉर्मेशन को भी ओपन कर लेता है क्योंकि जल्दी से जल्दी उसे यहाँ से भागना था। तभी वो टोड से कहता है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ और हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस रेड फ्लैग को क्रॉस करता है और तीजू के साथ अटैच होता है तो तीजू के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगा था। अब तीजू जल्दी से वहां से निकलने लगा था क्योंकि वो ये बात जान गया था कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तभी हम उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखते हैं जो कि तीजू को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उस टोड को वो मारना चाहता था, लेकिन तीजू ने तो उसको खुद से अटैच कर लिया था। इसीलिए वो स्पिरिचुअल ड्रैगन अब तीजू का पीछा करने लगता है ताकि वो तीजू को मार सके, लेकिन तीजू बहुत ही तेजी से वहां से निकलते हुए अपने मॉस्किटो के पास वापस आ गया था।
लेकिन तीजू की हालत को देखकर वो मॉस्किटो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगा था कि आखिर तीजू को क्या हो गया। और इसके साथ ही लीगो भी तीजू की तरफ देखते हुए कहता है कि बॉस आप ठीक तो है। अब तीजू बताने लगा था कि उस स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी। जिसके कुछ देर बाद ही तीजू ने उसे बैनर रिंग को बाहर निकाल लिया था और उसमें से वो थंडर टॉर्च भी बाहर सबके सामने आता है। अब वो टॉर्च बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अपनी पावर को वो रिलीज करने लगता है। और उस टॉर्च को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर मॉस्किटो तो पीछे हटने लगा था क्योंकि उसे अपनी जान की फिक्र जो होने लगी थी। और हम तीजू को देखते हैं जिसके हाथ में वो बैनर रिंग आ गया था और किसी ब्रेसलेट की तरह ही लग रहा था। तभी तीजू अपने दूसरे हाथ से जैसे ही उसको टच करता है तो उसकी पावर तीजू की बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी थी और वो टॉर्च भी अब तीजू की बॉडी के साथ पूरी तरह से अटैच हो चुका था। अब तीजू सामने उस बीस्ट को देखते हुए ये तो समझ जाता है कि वो बीस्ट कोई आम बीस्ट नहीं है बल्कि एक स्पिरिट किंग है। और उसके बाद अपने उस रिंग को देखते हुए तीजू सोचने लगा था कि मुझे बहुत ही अच्छी तरह से इसको मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने में कामयाब ना हुआ और अगर मैं फेल हो गया तो ये बीस्ट मेरी बॉडी की सारी स्पिरिचुअल पावर को सक कर लेगा और उसके बाद मैं मारा जाऊंगा। अब हम मॉस्किटो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन अचानक से वो मॉस्किटो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। और दूसरी तरफ हम उस टॉर्च को देखते हैं जो कि बहुत ही ऑरा को रिलीज करते हुए उस मॉस्किटो पर अटैक करने के लिए आ चुका था। अब वो स्पिरिचुअल टॉर्च अपने मुंह से कुछ स्पिरिचुअल बॉल्स को निकालता है और मॉस्किटो के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तीजू तो ये देखकर हैरान ही रह गया था कि अचानक से ये क्या हो गया है और ये दोनों फाइट क्यों करना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन कुछ देर देखने के बाद तीजू चीखते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। तीजू की आवाज सुनते हुए वो दोनों ही चुप तो हो चुके थे और अपनी जगह पर स्टिल खड़े भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी तीजू लीगो की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कल्टीवेशन कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे वापस आने तक तुम्हें इनको कंट्रोल करना होगा और मेरे यहाँ ना मौजूद होने पर तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि ये आपस में फाइट ना करें। और ये कहकर तीजू वहाँ से चला गया था। 6 दिन गुजरने के बाद भी हम लीगो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर खड़ा था और वो सामने दोनों बीस्ट को देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर ये अभी तक थके क्यों नहीं, इतने गुस्से से एक दूसरे को देख रहे हैं और ऊपर से इस तीजू की कल्टीवेशन भी कंप्लीट नहीं हो रही, मैं क्या करूं। कुछ ही देर में हम लीगो को देखते हैं जो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन वो दोनों बीस्ट ही आपस में लड़ने के लिए रेडी हो चुके थे। तभी लीगो आंखें खोलते हुए कहता है कि तुम दोनों को सुकून क्यों नहीं है, क्या तुम दोनों थकते नहीं हो? मैं भी थक गया हूँ तो तुम दोनों भी रेस्ट कर लो थोड़ी सी, आखिर तुम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हो। और फिर वो तीजू की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर इसकी कल्टीवेशन कब कंप्लीट होगी, लेकिन हम देखते हैं कि इतने में वहां पर एक क्रैक आ चुका था और उसमें से वही स्पिरिचुअल थ्रेड्स फिर से आने लगते हैं। और हमें ये बात पता चली थी कि तीजू ने जब उन सारे स्पिरिचुअल थ्रेड्स को कलेक्ट किया था तो उसके बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो बॉस ऑफेंड हो चुका है और बहुत ही गुस्से में बदला लेने के लिए आया है। लीगो को तो देखकर ही समझ आ जाता है कि वो इससे कभी भी फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो चुपचाप साइड पर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस क्रैक में से बहुत ही ज्यादा एनर्जी तीजू के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और तभी तीजू अपनी आंखों को खोल देता है और जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक को रोक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से तीजू के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। अब तीजू अपने इर्द गिर्द एक बैरियर तो बना लेता है, लेकिन उसके बाद तीजू वहां से जाने लगा था और हम देखते हैं कि वो थ्रेड भी उसका पीछा कर रहा था। तीजू बहुत ज्यादा भागता है, लेकिन वो थ्रेड 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज तीजू से फाइट करके और तीजू को हरा कर ही वो वापस जाएगा। अब तीजू को जब लगता है कि वो उस थ्रेड से नहीं बच पाएगा तो वो एक फॉर्मेशन को बना लेता है और फिर उस फॉर्मेशन में जाकर खड़ा हो गया था। और कुछ ही देर में जैसे ही वो थ्रेड वहां पर आता है तो वो उसके फॉर्मेशन में पूरी तरह से फंस चुका था। वो थ्रेड वहां से एक तरफ जाने लगा था और तीजू भी उसका पीछा करने लगता है और ये देखकर लीगो परेशान होते हुए पूछता है कि बॉस आप कहाँ जा रहे हैं। और तीजू कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इसको देख लूंगा। हमारा सीन यहाँ पर एंड होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक बैटल फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा था और कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। इसके साथ ही वो एल्डर उन सब लोगों से कहता है कि तुम्हारे सामने अब बहुत ही अजीब चीज होने वाली है और उसके बाद वो कुछ स्टोन्स को इकट्ठा करता है और एक फॉर्मेशन बनाने के साथ साथ अपने ब्लड की ड्रॉप को भी उसमें ऐड कर देता है और हम देखते हैं कि खुद लाइट आसमान की तरफ जाने लगी थी। इस पर सब लोग अभी हैरान ही थे कि वो देखते हैं कि आसमान में एक क्रैक ओपन हो चुका था जिसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था।
लेकिन ये देख के वो एल्डर खुद भी घबरा गया था और सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है। और हम देखते हैं कि उस बैटलफील्ड के अंदर तीजू था जो कि बहुत सारी सोल्स को कलेक्ट कर रहा था और उसके आसपास अनगिनत सोल्स मौजूद थी। जिसके बाद तीजू उन सारी सोल्स को ही डेवोर करने लगा था, क्योंकि तीजू को अपनी एक डीमन आर्मी भी बनानी थी और उसके लिए उसे सोल्स की भी जरूरत थी। लेकिन ये सब देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग परेशान होते हुए सोचने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तीजू कुछ ही देर में उनके सामने आ चुका था और वो सारे लोग तीजू को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे और सोचने लगते हैं कि शायद अब ये हमें भी डेवोर करने के लिए आ चुका है। तभी हम एल्डर को देखते हैं जो कि तीजू के सामने आते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अब तीजू उन सारे लोगों पर इतनी ज्यादा अटेंशन पे नहीं करता और चुपचाप वहाँ से जा चुका था और वहाँ से एक केव में आ जाता है, जबकि पीछे वो एल्डर सोचने लगा था कि आखिर ये पर्सन था कौन। उस केव में आते हुए तीजू कहता है कि मैंने बहुत सारे स्पिरिट्स और डीमंस को इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीजू के हाथ में वुड का टुकड़ा था और उसके बाद वो वुड कार्विंग स्टार्ट कर देता है। 1 साल तक वो वुड कार्विंग करता है, जिसके बाद हम उसके कार्विंग्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसमें उसने एंशिएंट गॉड की टेक्निक्स को भी यूज किया था। तीजू अपने सारे वेपन्स को भी देखता है और उसके बाद एक स्क्रॉल को ओपन करता है, लेकिन उसके ओपन होता ही वहाँ पर बहुत सारा ऑरा फैलने लगा था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रैक आ जाता है और तभी तीजू के फेस पर भी स्माइल आ गई थी और कहता है कि फाइनली वो वक्त आ गया। और उसके बाद वो केव से बाहर आता है और अपने सर के ऊपर उसने वो उस हेड को लगा लिया था जो कि उसे ओल्ड मैन ने दी थी, जिसकी वजह से उसका फेस छुप गया था। तीजू वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद हम एल्डर यून को ही देखते हैं जो कि कह रहे थे कि तुम कल्टीवेट तो अच्छा कर रहे हो और इस हेड का अच्छे से इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में अब बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं। तभी एल्डर यून के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं तो एल्डर यून उनको बताने लगे थे कि कुछ सालों पहले इमोर्टल्स बहुत ही तेजी से मर रहे थे और इसका रीजन किसी को भी पता नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने हार नहीं मानी और मॉन्क्स ने फेरीलैंड के गेट के ओपन होने का इंतजार किया और जैसे ही वो गेट ओपन हुआ तो वो सब वहाँ पर ट्रेयर्स को लेने के लिए जाने लगे। और जैसा कि एल्डर यून ने बोला था बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वहाँ से सारे कल्टीवेटर्स ही जा रहे थे एक एक करके। हमें बहुत सारे कल्टीवेटर्स दिखाए जाते हैं और इसके साथ ही हम बहुत सारा ऑरा भी देखते हैं और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे। और आखिर आगे क्या होने वाला है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।